चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं गैसियस स्टेट, ठीक है ना। गैसियस स्टेट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमको समझना है कि ये गैस क्या होता है या गैस की खास प्रॉपर्टी क्या होती है। तो गैस जो है किसी भी मैटर का वो स्टेट होता है ना, जिसका कोई फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, जिसका हम क्या कहेंगे, डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। गैस वो होता है जिसका शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आखिर गैस का वॉल्यूम हम लेते कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज टेकन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब गैस का वॉल्यूम हम जितना कंटेनर है उसी के बराबर ले लेते हैं, है ना। जैसे मान लो इस कंटेनर में गैस है और इसका वॉल्यूम समझ लो 10 लीटर, ठीक है। ये वॉल्यूम कंटेनर का है, तो हम कहेंगे कि भाई इस पूरे वॉल्यूम में हमारा गैस क्या हो गया, फैल गया है। अगर कोई आपसे वॉल्यूम ऑफ गैस कहेगा तो आप क्या कहेंगे, 10 लीटर ही कहेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए। जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा, क्योंकि गैस पूरे में क्या होता है, फैल जाता है। तो हमको ध्यान रखना है वॉल्यूम ऑफ गैस इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और इसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है ना। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये होती है कि गैस जो हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है, आप देखते हो कि हवा कहीं भरा होता है उसको आप दबा सकते हैं, हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है। तो गैस की कुछ प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे इसको आप प्रेशर चेंज करने पे इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, या टेम्परेचर चेंज करने पे इसका क्या होगा, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। बहुत सारे फिजिकल एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, है ना, कि जैसे ही हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या है, चेंज हो गया। हम गैस को गर्म कर देते हैं तो क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जो गैस पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ही तेज होता है ना। और इसी को प्रैक्टिकल, ध्यान दीजिए, मैथमेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली कुछ साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व करके एक्सप्लेन किया है। तो हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑन गैस, और कौन कौन साइंटिस्ट ने कैसे कैसे इस इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, उसी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो गैस की प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले बात किए थे बॉयल्स। कौन बात किए थे, बॉयल्स। तो लोग बॉयल्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स एक साइंटिस्ट, इन्होंने बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन किया, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। इन्होंने कहा फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट फिक्स्ड टेम्परेचर, फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट फिक्स्ड टेम्परेचर। फिक्स टेम्परेचर, अगर कोई भी आप गैस में उसका अमाउंट फिक्स कर देते हैं, मतलब मोल फिक्स कर देते हैं, है ना, एट गिवन एट फिक्स टेम्परेचर, है ना, और टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, देन वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली proportional to pressure. Then volume of gas is inversely proportional to pressure. मतलब given amount of gas की बात करें, मतलब अगर आपने क्या क्या वॉल्यूम जो है प्रेशर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जब आप किसको फिक्स कर देंगे, अमाउंट। मैं बता चुका हूं अमाउंट का यूनिट क्या होता है, मोल। आप किसको फिक्स कर देंगे, एन एंड टी। टेम्परेचर ये दोनों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। फिक्स्ड मतलब गिवन अमाउंट मतलब मोल भी फिक्स हो गया, टेम्परेचर भी क्या हो गया, यहाँ तो मैं कह दिया हूं टेम्परेचर क्या है, फिक्स कर दिया। देन वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही बात है। रही हमारा कौन सा वाला है, बॉयल्स वाला, दिस इज बॉयल्स, है ना। और आपको ध्यान देना ये किस तरह का ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, इसको आप काट नहीं सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हमेशा सही होता है, ठीक है। तो अगर इसको इधर लाया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, पी भी बराबर कांस्टेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जरा मुझे बताइए। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट
P1 V1 बराबर P2 V2। बताइए आपसे कोई पूछेगा कि भाई बॉयल्स लॉ कौन है, तो सबके सब बॉयल्स लॉ है, ध्यान रखना। दिस इज बॉयल्स लॉ, दिस इज बॉयल्स लॉ, दिस इज बॉयल्स लॉ, सबके सब क्या है, बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब इसी में कहिए बॉयल्स लॉ का मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। ये सब जो है बॉयल्स लॉ के ही स्टेटमेंट है, ठीक है बच्चे, ये सारे के सारे। अब कई एक बार एग्जाम में इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी पूछ देता है। क्या पूछ देता है, डिफरेंशियल फॉर्म। तो अगर एक आप समझ जाएंगे तो उसी तरह से बाकी सारे लॉ को भी आप अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो हम लोग और बात कर लेते हैं, जैसे P बराबर क्या है, K बाई V है। अगर दोनों साइड में डिफरेंशिएट किया जाए dP और बटे में क्या कर दिया जाए dV, तो आपको पता है कि 1/d का डिफरेंशियल क्या होता है, आप सबको पता है, ये हो जाएगा K बाई V स्क्वायर माइनस। तो ये भी क्या है, बॉयल्स लॉ है। कौन सा फॉर्म है ये बॉयल्स लॉ का, डिफरेंशियल फॉर्म। कौन सा, डिफरेंशियल फॉर्म। जैसे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, कुछ नहीं किया है, dP बाई dV। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x का आप जानते हैं डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर होता है, उसी तरह से ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंशियल फॉर्म भी पढ़ लिया है। कई एक जगह इसका लॉगरिथमिक फॉर्म भी रहता है। क्या रहता है, लॉगरिथमिक फॉर्म भी दिया रहता है। तो एक को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं और बाकी सब उसी हिसाब से हम समझ लेंगे तो अरेंज कर देंगे। तो हम इसका डिफरेंशियल फॉर्म, अगर इसका लॉगरिथमिक फॉर्म हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ रहे हैं कि पी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहां से हम लिख सकते हैं लॉग पी प्लस लॉग भी बराबर लॉग के। ये क्या हो गया बताइए जरा मुझे बताइए, ये लॉग फॉर्म हो गया, लॉगरिथमिक फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया, लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया, किसका, बॉयल्स लॉ, है ना। तो देखो डिफरेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक, तो सारे के सारे बॉयल्स लॉ अलग अलग उसका क्या है, स्टेटमेंट है। इसमें दो चीजें और मैं आपको बता देना चाहता हूं ना, क्योंकि थ्योरी वाले पार्ट है तो ध्यान देना, नहीं तो आप गलती करके आ सकते हैं, ठीक है ना। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। हाँ, आप सबको पता है कि जो हमारा मास होता है वो क्या होता है, या हमारा जो मास होता है, मास बराबर क्या होता है, आप सबको पता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। पता है कि डेंसिटी है, डेंसिटी, ये हमारा मास है, दिस इज मास। भी तो वॉल्यूम में यूज कर रहा हूं, तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा जरा मुझे बताइए, मास बटे वॉल्यूम, है ना। या डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/v के, क्योंकि मोल जब फिक्स हमने कर दिया था, जब हमने मोल फिक्स कर दिया तो गैस का मास भी फिक्स कर दिया, तो डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/v का। तो अगर हम बॉयल्स लॉ में पढ़े हैं अभी कि v प्रोपोर्शनल टू, तो यहां हम प्रोपोर्शनल टू d भी तो कर सकते हैं। तो p प्रोपोर्शनल टू d, ये भी कौन सा लॉ है, ये भी बॉयल्स लॉ है, दिस इज ऑल्सो बॉयल्स लॉ, है ना। तो ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करना, 1/v इज नथिंग बट डेंसिटी एंड p प्रोपोर्शनल टू d इज ऑल्सो नथिंग बट बॉयल्स। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चे। तो आपने सब कुछ समझ लिया है, बॉयल्स लॉ के सारे फॉर्म मैंने आपको बता दिए। डेंसिटी के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, लॉग के फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में। अब हम लोग कुछ ग्राफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, ग्राफ। बॉयल्स लॉ के हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, फिर एक छोटा सा सवाल हम लोग कर लेंगे, ठीक ना। तो हम ग्राफ देख लेते हैं बॉयल्स लॉ का। अब हम ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ। तो सबसे पहले हम P और V का ग्राफ देखते हैं। तो P और V का ग्राफ तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि P क्या है, 1/v के प्रोपोर्शनल है, सबको पता है। अच्छा, अगर P और 1/v की ग्राफ की बात करें तो P जो है 1/v है ना। तो देखिए भाई, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, ध्यान दीजिए, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P और V की बात करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन P और 1/v की बात करेंगे तो यहाँ कहेंगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। देखो P 1/v के डायरेक्टली है, यानी इस तरह से ग्राफ आ गया है इसका, ठीक है। और P V के इनवर्सली है, तो इस तरह से ग्राफ आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये किसका ग्राफ था, बॉयल्स लॉ का ग्राफ हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। ये बड़ा ही आसान है ना। तो बॉयल्स लॉ के ग्राफ जो होते हैं हमने पढ़ लिए। अब हम लोग इस पे छोटा सा सवाल भी कर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन हम लोगों को पता है। इक्वेशन क्या होता है, P1 V1 बराबर P2 V2, है ना। इसी पे छोटा सा हम लोग सवाल भी कर लेते हैं बॉयल्स लॉ पे। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन हम लोग का है, हीलियम गैस इज टेकन
helium gas is taken at 20 atm in 10 liter. If pressure become 40 atm, then volume of gas is, then volume of gas is. तो देखिए शुरू में आपका P1 यहाँ कितना, मैं इसको सोल्व कर रहा हूं 20 है, V1 कितना है 10 है, P2 कितना है 40 है, और V2 हम लोग को क्या करना है पता करना है V2। अब देखो कहीं पे भी टेम्परेचर के बारे में बात किया कि नहीं बात किया, नहीं बात किया तो उसको हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे, इसलिए मैं सवाल करा दिया। खोजना मतलब टेम्परेचर दूसरे नहीं दिया, नहीं दिया मतलब कांस्टेंट, सीधे P1 V1 दिया, P2 V2 दिया, तो हम सीधे सीधे कहेंगे P1 V1 बराबर P2 V2। तो ये 20 इंटू 10 बराबर 40 इंटू V2, यहाँ से फ्लैट से सोल्व करके आप V2 निकाल लो, कितना हो जाएगा 5 लीटर। आगे नहीं आगे देखिए ना, एक लाइन का सवाल था हमारा बन गया। तो ये छोटा सा हम लोग का कौन सा था फैसला, ठीक है, जो किसके किसके बारे में इफेक्ट बताता है, प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए कैसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है बच्चा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, एक और टॉपिक हम लोगों को पढ़ना, अगला हम लोगों को पढ़ना है चार्ल्स का। कौन सा चार्ल्स का, तो मैं चार्ल्स का फटाक से लिख देता हूं। चार्ल्स का अपना स्टेटमेंट डायरेक्ट बता देता हूं ना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखता हूं ना। अब चार्ल्स का ये कहता है कि अगर कौन कौन कांस्टेंट है एट अगर आपका एट कांस्टेंट pressure for given amount of gas, है ना, V proportional to T। अगर प्रेशर हमारा कांस्टेंट है और अमाउंट भी कांस्टेंट है, इसका मतलब हो गया N एंड P ये दोनों क्या हो गए कांस्टेंट। अगर हमारा N और P कांस्टेंट है तो V किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के, या इसको अगर हम T को इधर लाए तो हम ऐसे भी कह सकते हैं V बाई T बराबर कांस्टेंट, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं बच्चा ऐसे, या हम कह सकते हैं V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2, ये भी कह सकते हैं। ये भी हम लोगों का कौन सा ला है जो मुझे बताइए, दिस इज ऑल्सो नथिंग बट चार्ल्स ला। देखिए यही चार्ल्स ला है जो किसके किसके बारे में इफेक्ट बताता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर हमने प्रेशर और मोल को कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, वॉल्यूम डबल तो टेम्परेचर डबल, टेम्परेचर डबल तो वॉल्यूम डबल। ठीक है बच्चे, ये सिंपल होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका भी ग्राफ देख लेते हैं, हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ खींचेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ हम खींचेंगे तो भी हमने बताया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, समझ ना। डायरेक्टली का मतलब ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कौन से ला के लिए, चार्ल्स ला के लिए। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आपसे एग्जाम में गलती ना हो जाए, समझ रहे। तो झटके में आप गलती करके चले आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है मैंने, a gas has volume a gas has volume 300 liter at 27 degree centigrade, 300 liter at 27 degree centigrade. If at constant pressure, if at constant pressure volume, if at constant pressure temperature करिए, temperature raised, ये temperature है raised to 54 degree centigrade, what is volume, what is volume। ठीक है, एक गैस का वॉल्यूम क्या है, 300 लीटर है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, और टेम्परेचर हमने कितना कर दिया बढ़ा के, रेज टू 54 डिग्री कर दिया। आपसे वॉल्यूम जानना चाह रहे हैं।
अब देखो कुछ लोग सोचेंगे हमने टेम्परेचर को डबल कर दिया है, 27 से 54 आया मतलब टेम्परेचर डबल, तो वॉल्यूम भी डबल। और कुछ लोग हड़बड़ी में इसको कह देंगे कि भाई हमारा वॉल्यूम फाइनल क्या आ जाएगा 600, क्योंकि टेम्परेचर डबल तो वॉल्यूम डबल। या लास्ट भी आप इसको बनाएंगे, कुछ लोग बनाएंगे ऐसे है ना कि चलो V1 300 है, T1 कितना है 27 है, V2 हमें पता करना है, T2 कितना है 54 है, इस तरह से घटा के क्या निकाल देंगे V2 600। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये ब्लंडर है, दिस इज 101% रॉन्ग। इस तरह से नहीं करेंगे। तो आप तो कहेंगे कभी तो आप बताए थे V1 T1 V2 T2 ना, हम बताए थे, लेकिन टेम्परेचर के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं केल्विन। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है केल्विन होता है, तो हमेशा हम टेम्परेचर को किसमें यूज करेंगे केल्विन में यूज करेंगे ना, सेंटीग्रेड में यूज नहीं करेंगे है ना। तो कैसे इसको करेंगे वैसे ही V1 कितना रखेंगे 300, लेकिन T1 क्या यूज करेंगे 300 केल्विन यूज करेंगे। समझ गए नहीं समझ गए, केल्विन है ना, ये लीटर में है। अब हमें V2 निकालना है, यहां भी किसमें यूज करेंगे केल्विन, तो 354 बराबर क्या हो जाएगा ये 327 केल्विन हो जाएगा। समझ रहा, अब आप इसको हटा लीजिए तो V2 हमारा क्या आ जाएगा 327 लीटर। समझ गए कि नहीं समझ गए सारे बच्चे ना। तो ध्यान यही रखना है कि टेम्परेचर को केल्विन में लेना, ठीक है। बाकी सवाल तो आसान ही आते हैं इस पर, ठीक है। तो हम तीसरे में चलते हैं, दो मैंने आपको करा दिया, ग्राफ भी बता दिया, तो हम लोग तीसरे में चलते हैं फटाफट। तीसरे में हम लोग चलते हैं थर्ड। तो जो तीसरा हम लोग का है वो हम लोगों का है थर्ड वाला, वो हम लोग का है लूसेक ला, गैलूसक ला है ना, गैलूसक ला है। ये कहता है एट कांस्टेंट, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, स्टेटमेंट मतलब से कर ही रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोल। ये हमारा क्या है मोल। अगर आप वॉल्यूम और मोल को कांस्टेंट कर लेंगे देन प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर ऑफ गैस जो है वो टेम्परेचर ऑफ गैस के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया तो टेम्परेचर भी सीधे सीधे बढ़ जाएगा। या इसको हम कह सकते हैं T1 बराबर T2। ये भी हमारा कौन सा है गैलूसक ला है, इसको प्रेशर टेम्परेचर ला भी कहा जाता है, ठीक है बच्चे। अब अगर किसी ने ग्राफ की बात कर दी कि P और T का ग्राफ, तो ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर हमेशा हम किसमें लेते हैं केल्विन में, तो इसका भी ग्राफ क्या होगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गए। तो ये हम लोग का गैलूसक ला था। अब आखिरी ला बचा है उसको भी हम लोग कर लेते हैं, है ना। आखिरी हम लोग का बचा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं बच्चे, ताकि गड़बड़ी हम लोगों से ना हो। 4 ला है, इन चारों को भी हम मिलाएंगे। तो अगला है हम लोगों का एवोगैड्रोज ला। एवोगैड्रोज ला वो होता है एवोगैड्रोज ला। आपने एवोगैड्रो नंबर का नाम सुना होगा। जब मैं क्या पढ़ा रहा था, जब मैं मोल पढ़ा रहा था, तब मैंने एवोगैड्रो नंबर का क्या किया था नाम लिया था मैंने, ना। तो वही है एवोगैड्रोज ला। अब ये कहता है कि फॉर गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर आपने प्रेशर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, गिवन फिक्स कर दिया, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एन का मतलब मोल, है ना। मतलब जितना ज्यादा मोल होगा वॉल्यूम ऑफ गैस उतना ज्यादा होगा। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, यही हमारा कौन सा ला है एवोगैड्रोज ला है, ठीक है। तो अब सारे ला को अगर हम मिलाते हैं, जैसे P प्रोपोर्शनल टू 1/V, ये कौन सा ला था बताइए बॉयल्स ला। मेरा बॉयल्स हम पढ़े थे बॉयल्स ला, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो हम लोग का V है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा T के। ये हमने कौन सा ला पढ़ा था जरा मुझे बताइए चार्ल्स ला। फिर हमने पढ़ा
कि P जो है हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा, T के। ये हमने कौन सा पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था गई, लूसेकला। और अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि हमारा वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, मोल के। ये हमने कौन सा लॉ पढ़ा, जरा मुझे बताइए, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ। कितने सारे लॉ हमने पढ़ लिया। अगर अब इन सबको मिला दिया जाए, इन सबको मिला दिया जाए, प्रेशर क्या है वॉल्यूम के, क्या है जरा मुझे बताइए, यूनिवर्सली है। प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली है, वॉल्यूम मोल के डायरेक्टली है। तो हमारा फाइनल हमारा यहां से क्या आएगा, PV प्रोपोर्शनल टू NT, या PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। समझ रहे हैं, ये हम लोग का फाइनल आएगा। इस सबको मिलाने के बाद, इन सबको अगर हम मिला देंगे तो हमारा ये फाइनल आएगा। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। और यहाँ जो P प्रेशर है, T वॉल्यूम है, N आप समझ रहे हैं, T समझ रहे हैं, बस R जो है, R हम लोग का होता है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और इसको हम बहुत सारी यूनिट में इसकी अलग अलग वैल्यू होती है, बट दो वैल्यू इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को याद रखना है। तो R का दो वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं। पहला हम लोग याद रखना 0.082, और ये तब जब यूनिट हम क्या लेंगे, ATM, लीटर बटे में मोल पर केल्विन। ये और एक और हम लोग को याद रखना 8.314। ये हम लोग कब लेंगे, जब हम लेंगे जूल मोल पर केल्विन। ये दोनों हमारा इंपॉर्टेंट यूनिट है जो हम अभी यूज करेंगे इस चैप्टर में। ये वाला और ये वाला, आर की वैल्यू अलग अलग यूनिट में, आर की अलग अलग वैल्यू होती है। और आर इज ए कांस्टेंट। एटमॉस्फेयर इनटू लीटर और मोल पर केल्विन में इसका वैल्यू होता है 0.082, और जूल मोल पर केल्विन में इसकी वैल्यू होती है 8.314। एक छोटा सा सवाल हम लोग कर लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। एक छोटा सा सवाल हम लोग इस पे कर लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोगों का ये है, इफ ए गैस इज टेकन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड in 10 liter and pressure is 1080। प्रेशर हम कितना कर रहे हैं, 1080, ठीक है बच्चा। अब आगे मैं कर रहा हूं, इफ सेम अमाउंट ऑफ गैस इज added, what present initially, if same amount of gas is added, what present initially, and temperature raised to 127 degree centigrade, 127 degree centigrade. What is final pressure? What is final pressure of gas in 10 liter container? 10 लीटर कंटेनर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन अच्छे से पता देखो सब, अपने तो आएगा नहीं। ये गैस को हमने 27 डिग्री पे लिया और 10 लीटर जहां हमने लिया है, जिस कंटेनर हमने गैस को लिया है उसका वॉल्यूम 10 लीटर है। 10 लीटर क्या है, कंटेनर का वॉल्यूम है जहां पे गैस है। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है। प्रेशर भी कितना है, 1080 है। अब उसमें हम गैस बाहर से, जैसे मान लीजिए अगर इसमें N मोल है तो उतना ही N मोल गैस हम क्या किए हैं, बाहर से ऐड किए। N मोल पहले, N मोल ऑफ गैस बाहर से ऐड किए।
इफ सेम अमाउंट, सेम मतलब अगर पहले से है तो बाद में क्या की उसमें ऐड किए, इज एडेड व्हाट प्रेजेंट इनिशियली, मतलब अगर पहले से n था तो उतना ही हमने n को बाहर से क्या किया, ऐड कर। शुरू में अगर हम लोगों का n मोल है तो बाहर से भी हम क्या कर रहे हैं, n मोल क्या कर रहा है इसमें, ऐड कर। n मोल क्या कर रहा है इसमें, ऐड कर, ऐड। n मोल हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। व्हाट प्रेजेंट इनिशियली एंड टेम्परेचर राइज टू 127 डिग्री, और टेम्परेचर को बढ़ा दिए, टेम्परेचर भी बढ़ा दिए। अब आपसे फाइनल प्रेशर जानना चाह रहे हैं और 10 लीटर कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम क्या है, सेम, ठीक है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, है ना। तो हम करेंगे कुछ नहीं, है ना, हमारे पास यहाँ के आइडियल गैस इक्वेशन अभी हमने पढ़ा है, सॉल्यूशन में करने जा रहा हूँ। आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ा है, पीवी बराबर एनआरटी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम लिखेंगे, पहली बार अगर हम लिखेंगे तो बताइए प्रेशर हमारा कितना है बच्चा, 10 है यार, वॉल्यूम हमारा कितना है, 10 है यार, मोल हम इनको n छोड़ देते हैं, r छोड़ देते हैं, और टेम्परेचर हमारा कितना है, 300 है कि नहीं, पहला कंडीशन नहीं है कि नहीं, देखो 27 डिग्री ये है। बाद में अगली बार हमें फाइनल प्रेशर हमें बताना है, तो फाइनल प्रेशर को हम P मान लेते हैं, वॉल्यूम तो हमारा 10 ही है, वही है। अब मोल कितना है बताइए, n की 2 है, सेम अमाउंट ऑफ गैस एड, उतना गैस हमने फिर ऐड किया, यानी पहले से अगर n था तो n हमने और ऐड कर दिया, पहले से n था तो n हमने और ऐड कर दिया, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, 2n इंटू r इंटू 400। टेम्परेचर अब क्या लेना है हम लोगों को, 400, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। टेम्परेचर हम लोग 400 लेंगे, समझिएगा क्यों लेंगे टेम्परेचर 400, ठीक है ना, क्योंकि 400 इसीलिए हम टेम्परेचर ले रहे हैं क्योंकि हमने 127 यहाँ किया। अब दोनों को आप घटा दीजिए तो r कट जाएगा, इधर से 0 0 कट जाएगा, इधर से 10 10 कट जाएगा, ठीक है, इधर से n n भी कट जाएगा। तो इसी को हम सोल्व करेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट जो हम लोग का प्रेशर है वो कितना आ जाएगा, कोई बता सकता है क्या, ये हम लोग का हो जाएगा 10 into 4, 10 into 4 बटे में 3, 10 बटे में 4 into 3 और साथ में 2 भी चला जाएगा into, ये हम लोग का हो जाएगा दैट इज 80/3, 80/3 ये हम लोग का फाइनल प्रेशर हो जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ, तो 2 बार भाग दिया और हमने इसको क्या किया, समझ में होंगे सारे, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक हम लोग को ध्यान देना है, बड़ा ही आसान होता है, कौन सा, आइडियल गैस इक्वेशन, और आसान इस पे सवाल भी आते हैं बच्चे, ना, कहीं हम लोग को इसमें घबराने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं है। अब आइडियल गैस इक्वेशन का एक फॉर्म और है जो हम लोग यहीं पे अभी देख लेते हैं, एक फॉर्म और है जो अभी हम लोग यहीं पे देखेंगे, फॉर्म और है आइडियल गैस इक्वेशन का, ठीक है ना। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है कि पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी, अभी हमने पढ़ा है कि पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी, सबने पढ़ा है, ठीक। अब पी को पी ही छोड़ दो, भी को भी छोड़ दो। अच्छा मोल होता है, मैं बता चुका हूं, मोल हमारा क्या होता है, वेट, और बटे में मोलर मास। मोल हम लोग का क्या होता है, वेट बटे में मोलर मास होता है, नहीं होता बच्चा, बोलिए साथ में आर इंटू वेट बटे मोलर मास इंटू आर, समझ गया सब लोग कर। अब इसको थोड़ा चेंज कर लिया जाए तो पी एम ध्यान दीजिएगा, इधर लेगा, और वेट बटे क्या कर दिए हैं, वॉल्यूम, साथ में आर इंटू, ठीक है, और वेट वॉल्यूम बटे वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी होता है नहीं होता, मास बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम, ये हमारा मोलर मास है। यहाँ से फाइनल इक्वेशन हम लोग को क्या मिलेगा, पीएम बराबर डी आर, पीएम बराबर डी आर टी, पीएम बराबर डी आर टी, समझ गया कि नहीं समझ गया। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन ही है, ध्यान दीजिए, ये आइडियल गैस, ये भी आइडियल गैस, ये भी आइडियल गैस, ये भी कौन सा इक्वेशन है, दिस इज ऑल्सो आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको कोई अलग इक्वेशन आप मत समझिए, दिस इज ऑल्सो आइडियल गैस इक्वेशन। P प्रेशर है, M मोलर मास, D डेंसिटी, R और T आपको पता ही कि हाँ D क्या है, डेंसिटी है, और M क्या है, मोलर मास, दिस इज मोलर मास, मोलर मास। समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग, तो छोटा सा सवाल इस पे भी हम लोग एक कर लेते हैं, कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे, हाँ इस पे भी हम लोग एक छोटा सा सवाल अभी कर लेते हैं बच्चा, ठीक है ना। P इक्वल टू DRT है ना, सब पे छोटे छोटे सवाल हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोगों का है,
व्हाट इज डेंसिटी ऑफ हीलियम एट एनटीपी। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ हीलियम एट एनटीपी। एनटीपी पे हीलियम की डेंसिटी बतानी है, ठीक है बच्चा। अब हीलियम का जो मोलर मास होता है आप सबको पता है क्या होता है, 4 ग्राम पर। ये हीलियम का क्या होता है, मोलर मास, ठीक है बच्चा। अच्छा, अगर एनटीपी है तो सबको पता है कि टेम्परेचर कितना 273 और प्रेशर कितना 180 है। ये किस वजह से है, एनटीपी पे यही होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं। पीएम बराबर डीआरटी कर लेते हैं, हाँ। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, पीएम बाई आरटी। प्रेशर कितना 1, आर हमको पता है कितना 0.082 और साथ में टेम्परेचर कितना 273। मल्टीप्लाई करोगे तो 4/22.4 इस तरह से ये आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, क्योंकि वॉल्यूम को हम किसमें मेजर करते हैं, लीटर में मेजर करते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये हमारा डेंसिटी आ गया। इस तरह से इसको आप सोल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन एग्जाम में पता नहीं इस फॉर्म में देगी और किस फॉर्म में दे, सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन तक पढ़ लिया है। पीएम इक्वल टू डीआरटी हम कैसे कैसे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और क्या हमारा आइडियल गैस इक्वेशन का हाल चल होता है, ठीक है। अब हम लोग को ध्यान रखना है कि जो आइडियल गैस होता है दे डू नॉट रिएक्ट, है ना। आइडियल गैस डू नॉट रिएक्ट ऑन मिक्सिंग। जब हम आइडियल गैस को मिक्स करते हैं तो उनका रिएक्शन नहीं होता है। आइडियल गैस डू नॉट रिएक्ट आफ्टर मिक्सिंग। मतलब अगर कहीं पे मान लो एक कंटेनर में, कहीं पे अगर एक कंटेनर हमारे पास है, 2 कंटेनर मैंने लिया है, ध्यान दीजिए 2 कंटेनर है। मान लीजिए यहाँ प्रेशर P1 है, वॉल्यूम P1 और टेम्परेचर क्या है T1। यहाँ पे हमने इसको यह स्टॉप लॉक, यह स्टॉपर है हम लोग का स्टॉपर, जैसे स्टॉपर, ये हम लोग का स्टॉपर है, हम लोग का स्टॉपर है जो दोनों को रोके हुए, ठीक है। मान लीजिए एक हमारा कंटेनर में हमारा प्रेशर P1 है, V1 है, T1 है, कोई गैस ए गैस, मान लो ए गैस, ठीक है। अब बाद में मान लो हमारे पास एक पी गैस भी है। अब पी गैस जो हमारा क्या है, P2 है, V2 है और T2 है, ठीक है। इस तरह से अब हमें स्टॉपर को हटा दिया, और स्टॉपर को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। स्टॉपर क्या कर दिए, रिमूव। जब स्टॉपर को हम हटा देंगे तो ये क्या होगा, ये गैस इधर जाएगा, ये गैस इधर जाएगा, दोनों की क्या होगी, मिक्सिंग होगी, होगी नहीं हो, दोनों गैस की मिक्सिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मिक्सिंग के बाद भी जितना मोल ये गैस है, जितना मोल गैस है, टोटल मोल सेम रहेगा। मान लो अगर शुरू में ए गैस का कितना मोल है, N1 मोल, और बी गैस का कितना है, N2 मोल, तो ये नहीं कि अब ये चेंज हो जाएगा। ये N1 में से कुछ मोल यहाँ चला जाएगा, ए गैस का कुछ मोल यहाँ से यहाँ चला जाएगा, लेकिन ए गैस यहाँ जो बचेगा और जो यहाँ जाएगा दोनों मिलकर N1 ही रहेगा। उसी तरह अगर N2 मोल है जिसका कुछ मोल इधर चला जाएगा, लेकिन कुछ मोल यहाँ बचा रहेगा, तो जो यहाँ बचा और जो यहाँ गया वो क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा। समझ रहा, क्योंकि रिएक्शन तो हो नहीं रहा है। जितना मोल ये था उतना, जितना मोल ये था कुछ इधर चला गया, इधर से कुछ इधर चला गया, और रिएक्शन तो किया ही नहीं। रिएक्शन करेगा तब ना मोल चेंज होगा। जब रिएक्शन ही नहीं हो रहा तो मोल हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। शुरू में 10 लिए थे और इसमें 10 में से 2 इधर चला गया, इधर 8 रहेगा, इधर 2 रहेगा, कि गैस खत्म नहीं हो रहा ना, रिएक्शन नहीं करना तो खत्म नहीं हो रहा। तो आइडियल गैस डू नॉट रिएक्ट करता है, इसका मतलब मोल उसका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो अगर P1 V1 T1 है, P2 V2 T2 है, और दोनों को हम मिक्स कर देंगे, समझ रहा है, दोनों को छोड़ देंगे, मिक्स हो जाओ, समझ रहा है, तो मोल हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी हमको ये समझना है कि आखिर मिक्सिंग कब तक होगी, है ना। तो ध्यान दो, ये गैस धीरे धीरे इधर जाएगा, ये गैस धीरे धीरे इधर जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक क्या ना हो जाए, प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम। फाइनल प्रेशर बिकम सेम, फाइनल प्रेशर बिकम सेम। जैसे आप समझिए, आप कहीं रूम में हैं और रूम का दरवाजा आप खोल दिया और फिर आप कहीं का मर गए,
क्यों भाई? क्योंकि गैस रूम खोली तो सारा गैस बाहर चला गया, कमरे में गैस ही नहीं और मर गया। तो ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता है कि अंदर भी वन प्रेशर बाहर भी वन प्रेशर, तो अंदर से गैस बाहर नहीं जाता है, जितना जाता है उतना आ जाता है। इसकी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। यानी नेट फ्लो नहीं होता। क्या नहीं होता? नेट फ्लो नहीं होता। न तो नेट गैस अंदर से बाहर जाता, न बाहर से अंदर आता है। समझ रहे हैं? क्योंकि प्रेशर क्या है? सेम है। तो तब तक गैस का फ्लो होता है जब तक प्रेशर क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। मान लो इधर भी 2 atm प्रेशर हो गया, इधर भी 2 atm प्रेशर हो गया, तो सब कुछ अब दोनों साइड में प्रेशर सेम है तो क्यों गैस फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा। समझ रहे? तो गैस की मिक्सिंग या फ्लो तब तक होता है जब तक प्रेशर क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। ठीक है, समझ गया आपको? ठीक है। तो गैस की मिक्सिंग होती है, फाइनल प्रेशर बिकम सेम। फाइनल प्रेशर क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। ठीक है। तो इस पे सवाल आता है यही कि व्हाट इज फाइनल प्रेशर। यहाँ पे आपसे सवाल क्या पूछेगा? व्हाट इज फाइनल प्रेशर। ठीक है। तो फाइनल प्रेशर बिकम सेम और लेट हमने मान लिया है पीएफ। फाइनल प्रेशर को हमने क्या मान लिया है? पीएफ। अब मैं पहले बता चुका हूं कि आइडियल गैस रिएक्शन नहीं करता है, तो शुरू में अगर ये N1 मोल है और ये कितना है? N2 मोल है, बाद में यहाँ मोल चेंज हो जाएगा क्योंकि कुछ इधर चला जाएगा, इधर कुछ भी चला जाएगा, तो मोल यहाँ चेंज हो जाएगा। मान लें हम मोल चेंज हो गया, क्या हो गया? N1 डैश, और यहाँ भी मोल चेंज हो गया, क्या हो गया? N2 डैश, बट टोटल मोल हमेशा क्या रहेगा? सेम है ना। इसमें से कुछ इधर गया है, इसमें से कुछ इधर गया, लेकिन जितना ये 5, 6, 11 है, तो बाद में मिक्सिंग के बाद कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, अल्टीमेटली टोटल क्या रहेगा? 11 ही रहेगा, क्योंकि रिएक्शन हो नहीं रहा है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम सवाल को बनाते हैं कि जब भी गैस की मिक्सिंग हो रही है तो मोल क्या रहेगा? गैस रिएक्ट नहीं करता है, और रिएक्ट नहीं करेगा तो मोल क्या रहेगा? सेम। शुरू में जितना मोल रहेगा टोटल, बाद में भी टोटल उतना ही मोल रहेगा, कुछ गैस इधर उधर चला जाएगा। ठीक है नहीं? तो अब देखिए हम कैसे इक्वेशन लिखेंगे। तो चलिए वो इक्वेशन नहीं लिख दे रहा हूँ, नीचे इक्वेशन लिखता हूँ। ये सब मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ा चीज हटा दे रहा हूँ। तो चलिए अब N1 बराबर हम क्या लिखेंगे? N1 सबको पता क्या हो जाएगा? P1 V1 R T1 N1 हो जाएगा। N2 क्या हो जाएगा यार? P2 V2 R T2, इधर वाले का N2 था ना। अब N1 डैश। अब बाद में यहाँ चेंज होते होते पहले प्रेशर क्या है? P1, और फाइनल प्रेशर क्या हो रहा है? चेंज होते होते यहाँ पीएफ हो जा रहा है ना। P1 P2 दोनों क्या है? फाइनल प्रेशर पीएफ के बराबर हो जा रहा है ना। कुछ गैस आ रहा है, कुछ गैस जा रहा है, अल्टीमेटली प्रेशर चेंज होके पी फाइनल हो रहा है। जब दोनों साइड में प्रेशर बराबर हो जाएगा तो गैस की मिक्सिंग बंद हो जाएगी। तो फाइनल प्रेशर पीएफ, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा V1, टेम्परेचर भी सेम RT1 प्लस पीएफ V2 RT2। इस तरह से हो गए। R को हटा दो बच्चा, R को क्या करो? कैंसिल कर लो, है ना। तो अगर अब यहां से हम पीएफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पीएफ। तो पीएफ हमारा क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है क्या? P1 V1 इंटू T2 प्लस P2 V2 T2 बटे T1 इंटू T2। ये इन दोनों को एक साथ कर लिए हैं, हाँ, और साथ में इन दोनों को भी एक साथ कर लिए हैं, हाँ, इंटू T1 T2, इन दोनों को भी एक साथ करेंगे T1 T2, हाँ। अब सोल्व किया बटे में V1 T2 प्लस V2 T1, ऐसा कुछ नहीं किया, बस क्रॉस सिंप्लीफाई किया। तो ये T1 T2 क्या होगा बच्चा? जरा मुझे बताइए, ये कट जाएगा, समझ रहा है। तो जो फाइनल हमारा आएगा, जो फाइनल हम लोग का प्रेशर आएगा, वो हमारा क्या आएगा? मैं यहां लिख दूं क्या? फाइनल प्रेशर मैं यहां लिखूं क्या? फाइनल प्रेशर जो आएगा ना, फाइनल प्रेशर जो हम लोगों का आएगा कुछ इस तरह से आएगा। फाइनल प्रेशर वो हम लोग का आ जाएगा P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T2 बटे में V1 T2 प्लस V2। ये सोल्व करना, और ये इक्वेशन से सोल्व करके लाना है, बस इसी से इसको सोल्व करोगे तो ये हमारे इस तरह से आ जाएगा। अब ये सवाल पूछा है, जेईई मेन ने भी पूछा है, नीट ने भी पूछा है, तो आप पढ़ लेंगे ऐसे सवाल मिक्सिंग वाले, हाँ। जब भी आएगा तो फटाफट आप पढ़ लीजिएगा। फॉर्म हमें एक ही अप्लाई करना है कि N1 प्लस N2 बराबर N1 डैश प्लस N2 डैश। अब एक चीज और हमको इसमें थोड़ा सा सीखना है, वो हम लोग को सीखना है वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन में आपको इसको
डिटेल में बताया जाएगा। तो आपने जानते होंगे कि जब कोई भी लिक्विड है, मान लो कोई कंटेनर, ऐसे समझो कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, हाँ, और इसका मान लो हमने N2 गैस रखा है, N2 गैस, और यहां नीचे इसमें H2O लिक्विड। तो आपने इवोपोरेशन का नाम सुना होगा, कुछ टेम्परेचर की आपने इवोपोरेशन का नाम सुना होगा कि वाटर लगातार इवोपोरेट करता रहता है। गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ज्यादा इवोपोरेट करता है, ज्यादा में कम करता है तो लगातार इवोपोरेट करता रहता है। तो यहाँ पे जो गैस होगा, यहाँ वाले जब N2 गैस ऐड किया तो यहाँ पे सिर्फ N2 गैस होगा क्या? नहीं, कुछ N2 गैस होगा, साथ में कुछ H2O गैस भी होगा, जो किस वजह से आया होगा? इवोपरेशन की वजह से, है ना, इवोपरेशन की वजह से। तो जो प्रेशर ऑफ H2O होगा, गैस होगा, उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं यार? वेपर प्रेशर। यहाँ पे एक गैस की दो गैस रहेगा, कौन कौन सा? H2O गैस रहेगा, और साथ में कौन सा? N2 गैस को हम बाहर से ऐड किए तो रहेगा ही रहेगा ना, इवोपरेट करता है ना, लिक्विड है तो इवोपरेट करेगा, कुछ मोल इसके गैस में चले जाएंगे, तो यहाँ ये भी गैस रहेगा, ये भी गैस रहेगा। तो जो प्रेशर ऑफ H2O यहाँ रहेगा, लिक्विड के ऊपर जो गैस का प्रेशर होता है उसी के बोलते हैं, तो उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। और अगर ये वाटर है, वेपर प्रेशर ऑफ H2 वेपर प्रेशर है, और अगर ये वेपर प्रेशर H2O का है, H2O गैस का अगर वेपर प्रेशर है, तो इसका एक और नाम होता है, एक्वस टेंशन भी नाम होता है। क्या नाम होता है? एक्वस टेंशन भी नाम होता है। एनसीईआरटी में दिया है तो मैं बता रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज आल्सो कॉल्ड एज एक्वस टेंशन। समझ रहा? तो कोई भी लिक्विड अगर हम गैस को किसी ऐसे कंटेनर में रखेंगे जहां पहले से कोई लिक्विड है, तो फाइनल जो कंटेनर रहेगा वो दो गैस रहेगा, एक तो हमारा जो गैस है वो रहेगा, और साथ में लिक्विड का जो इवोपरेटेड गैस है वो रहेगा, यानी वेपर प्रेशर भी रहेगा, और साथ में क्या रहेगा? प्रेशर ऑफ गैस भी रहेगा। तो यहाँ जो टोटल प्रेशर होगा, पी टोटल, वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रेशर ऑफ गैस प्लस वेपर प्रेशर, यही हमारा इक्वेशन होता है। तो कभी भी अगर हम किसी भी ऐसे कंटेनर में गैस को रखेंगे जहां पहले से लिक्विड है, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो दो गैस, ये गैस दोनों मिलकर टोटल प्रेशर देंगे, ये वेपर प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैस। और अगर वाटर है, अगर वो वाटर में हम रखे हैं, किसी वेपर प्रेशर का क्या नाम हो जाता है? एक्वस टेंशन नाम हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो वेपर प्रेशर होता है वो ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट, ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट, ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वेपर ज्यादा बनेगा, अगर टेम्परेचर नहीं चेंज करेंगे तो वेपर चेंज नहीं होगा। जब आपने वॉल्यूम को घटा दिया, टेम्परेचर को सेम रख के वॉल्यूम को घटा दिया, तो वेपर प्रेशर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चा, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी तेजी से इवोपोरेट होगा, घटाएंगे तो धीरे धीरे होगा। तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसको किसी और चीज से लेना देना नहीं होता। ठीक है, चलिए तो हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि एक्वस टेंशन के सवाल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा सवाल मैं आपको दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन हम लोगों का है, N2 गैस इज kept in a container where water is present, and kept in a container where water is present, and aqueous tension is 0.180, और एक्वस टेंशन में कितना दे रहा होगा? 0.180। इफ टोटल प्रेशर inside container is 1.280, find पहला पार्ट बता, फाइंड प्रेशर ऑफ N2, पहला पार्ट में कह रहा हूं फाइंड प्रेशर ऑफ N2, दूसरा पार्ट में कह रहा हूं इफ वॉल्यूम ऑफ
कंटेनर हाफ हाफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो गया हाफ व्हाट इज फाइनल पी टोटल फाइनल टोटल प्रेशर हम पूछना चाह रहे हैं। दो पार्ट है। पहली बार हम कह रहे हैं कि N2 गैस इज केप्ट इन ए कंटेनर वेयर वाटर इज प्रेजेंट एंड एक्वस टेंशन हम क्या कर रहे हैं 0.1 कर रहे हैं। इफ टोटल प्रेशर इनसाइड कंटेनर इज 1.2 है तो आपसे हम प्रेशर ऑफ N2 जानना चाह रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं वॉल्यूम को हमने आधा कर दिया तो फाइनल प्रेशर जानना चाह रहे हैं। तो जेई में ऐसे सवाल आए हुए हैं, नीट में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन तो है ही आपके पास। तो ध्यान दीजिए इस कंटेनर में जो है वो वाटर प्रेजेंट है। क्या है वाटर प्रेजेंट है और एक्वस टेंशन कितना था 0.1 था ना। तो हमको ध्यान देना है। क्वेश्चन को मैं फिगर से समझा दे रहा हूं। हमारे पास यहाँ वाटर है H2O है बिल्कुल। आज पे कौन सा गैस है N2 गैस। और ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि कुछ वेपर होगा तो यहाँ N2 गैस होगा और साथ में कौन होगा H2O गैस भी होगा है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं एक्वस टेंशन। और ये कितना दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ था। कुछ लिक्विड जो है उसके पार्टिकल गैस में चले जाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं एक्वस टेंशन बोलते हैं है ना। और ये 0.1 दिया और यहाँ पे N2 गैस तो है ही पाया। तो यहाँ क्लियर है हम लिखेंगे P टोटल बराबर प्रेशर ऑफ N2 प्लस वेपर प्रेशर या एक्वस टेंशन का हो या किसी, ठीक है। अब टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ 1.2 प्रेशर ऑफ N2 हमें पता करना है पहली बार में है ना। और एक्वस टेंशन कितना दिया है बताइए 0.1। H2O का प्रेशर कितना दिया 0.1। यहां से आप सोल्व कर लो यार ना। तो दिस इंप्लाई दैट प्रेशर ऑफ N2 कितना आ जाएगा 1.188। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया है 1.188 आ जाएगा हमारा पहला पार्ट है। मैं मिटा दे रहा हूं। अब मैं पहला पार्ट मिटा दे रहा हूं और जो हमें आंसर है मैं लिख दे रहा हूं P/1.180। अब कुछ लोगों को मन में ये विचार आ रहा होगा कि भाई प्रेशर ऑफ N2 तो 1.1 है। अब हम वॉल्यूम को क्या कर दे रहे हैं हाफ। अगर वॉल्यूम हाफ करेंगे तो डायरेक्ट हम क्या लगा देते हैं वॉल्यूम अगर हाफ कर देंगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है P1 V1 बराबर P2 V2 और टोटल प्रेशर शुरू में 1.2 है वॉल्यूम को भी मान लेते हैं। बाद में फाइनल प्रेशर निकालना है और फाइनल वॉल्यूम क्या हो रहा है V/2 हो जा रहा है। यहाँ से निकाल लेते हैं फटाक से P2 कितना 2.4। ये गलत। जैसे ही आप P1 V1 बराबर P2 V2 लगाएंगे ये गलत होता है। और आप सोचेंगे गलती कहाँ हो गई। तो मैंने पहले बताया है कि जो एक्वस टेंशन वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो P1 V1 P2 V2 जो रहेगा और टोटल प्रेशर के लिए नहीं रहेगा सिर्फ किसके रहेगा नाइट्रोजन के लिए रहेगा। तो जो P1 V1 बराबर P2 V2 आप लगाएंगे ओनली फॉर N2 गैस। ये सिर्फ N2 गैस के लिए काम करेगा। मतलब कि गैस वही है जो H2O है वो एक्चुअली में क्या है वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वॉल्यूम पे नहीं। अब आप यूज कीजिए। शुरू में प्रेशर 1.1 है वॉल्यूम V है P2 हमें निकालना है और ये हमारा V/2 है। कटा देंगे तो P2 हमारा क्या आ जाएगा 1.2.2। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल प्रेशर ऑफ N2 गैस। ये N2 गैस का फाइनल प्रेशर होगा। क्या देना टोटल प्रेशर नहीं होगा N2 गैस का फाइनल प्रेशर होगा। तुम्हें तो टोटल प्रेशर निकालना है। तो P टोटल क्या हो जाएगा P टोटल क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा 2.2 है ना प्लस जो हम लोग का टोटल प्रेशर हो जाएगा है ना। मैं यहां लिख देता हूं ऊपर P टोटल वो हमारा हो जाएगा 2.2 और प्लस 0.1 बराबर 2.3। अब यही ध्यान रखना है ये एक्वस टेंशन सेम रहेगा है ना। ये जो P1 V1 P2 V2 लगा हुआ सिर्फ N2 गैस पे लगाना टोटल पे मत लगा देना और वहां से निकाल लेना। तो ये हम लोग का आ जाएगा। सारे बच्चे समझ गए होंगे कैसे कैसे इसको करना है। ठीक है ठीक। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ डाल्टन्स लॉ। अब सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि ओनली होल्ड्स फॉर
नॉन रिएक्टिंग गैसेज, नॉन रिएक्टिंग गैसेज ओनली होल्ड फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेज। जो गैस आपस में रिएक्शन नहीं करता सिर्फ उसके लिए होल्ड करता है। जैसे हमने कह दिया NH3 एंड HCl, NH3 गैस और HCl गैस। अब इसके लिए ग्राम्स लॉ होल्ड करेगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि ये क्या है? बेसिक, और एक कौन से नेचर का है? एसिडिक। ये दोनों तुरंत क्या करेंगे? रिएक्शन कर जाएंगे, तो इसके लिए होल्ड नहीं करेगा। तो सिर्फ ये नॉन रिएक्टिंग गैसेज के लिए होल्ड करता है। तो पहले तो यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे नॉन रिएक्टिंग गैस के लिए होल्ड करेगा, इसके लिए होल्ड नहीं करेगा। पूछा भी सवाल है किसके लिए होल्ड नहीं करेगा, तो ध्यान रखना है रिएक्टिंग के लिए होल्ड नहीं करता, पहली चीज है। अब दूसरी चीज ये देखना है कि आखिर ये कहता क्या है। ये कहता क्या है डाल्टन्स लॉ? तो ये कहता है एक्ट, है ना? ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस in a mixture is equal to partial pressure of gas in a mixture is equal to total pressure into mole fraction of gas। यही हमारा डाल्टन्स लॉ है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन ए मिक्सचर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए गैस, बी गैस, सी गैस, 3 गैस आपके पास है यार, और टोटल प्रेशर हम लोग का मान लीजिए पीटी है। पीटी हम लोग का है टोटल प्रेशर है। तो जो ए गैस का प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर मतलब किसी भी गैस का प्रेशर, तो जो ए गैस का प्रेशर होगा पीए, पीए को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है ना? ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पीए होगा वो कितना होगा यार? पीए बराबर टोटल प्रेशर पीटी इनटू एक्सए। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, दिस इज मोल फ्रैक्शन। ऑलरेडी हम मोल कॉन्सेप्ट बताए हैं। इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन को दिखाते हैं, टाई से मोल फ्रैक्शन को दिखाते हैं, तो मोल फ्रैक्शन। उसी तरह पीबी बराबर क्या हो जाएगा बता दो बच्चा? P2 इंटू एक्सबी हो जाएगा यार। उसी तरह पीसी बराबर क्या हो जाएगा यार? PT इंटू एक्ससी हो जाएगा यार। तो दिस इंप्लाई दैट पीए प्लस पीबी प्लस पीसी क्या हो जाएगा बताइए? PT एक्सए प्लस एक्सबी प्लस एक्ससी और बराबर 1, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से पीए प्लस पीबी प्लस पीटी बराबर पीटी आया कि नहीं आया? तो प्रूफ हो गया, नहीं प्रूफ हो गया डाल्टन्स लॉ। हमने इस तरह से डाल्टन्स लॉ को कहा और टोटल प्रेशर पीटी के बराबर आ भी गया, आ गया कि नहीं आ गया? तो ये डाल्टन्स लॉ का यही स्टेटमेंट है, और इसलिए 1 हुआ है। इस सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है? 1 होता है, ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है? तो यही डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट, ठीक है? इसमें हम लोग छोटा सा सवाल कर लेते हैं, तब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना? डाल्टन्स लॉ हम लोग समझ गए हैं क्या क्या होता है, क्या उसका स्टेटमेंट है ना? एक छोटा सा सवाल हम लोग इस पे अब कर लेते हैं, ठीक ना? तो देखिए हम लोग क्वेश्चन बड़ा आसान ले रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि हमारे पास हीलियम गैस एंड CH4 गैस है। हीलियम गैस, CH4 गैस है ना, एक कंटेनर में लिया गया। एक कंटेनर में हीलियम गैस है, CH4 गैस आर टेकन। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, हीलियम गैस एंड CH4 गैस आर टेकन in a container taken in a container. Find P helium comma P CH4 P helium comma P CH4 and P helium by P CH4। ये सब हमको निकालना है। इफ पहला 3 पार्ट में क्वेश्चन है। पहला मैं कह रहा हूं इफ इक्वल
मोल टेकन, इक्वल मोल टेकन। दूसरा मैं कह रहा हूं इक्वल वेट टेकन, इक्वल वेट मैंने ले लिया है यार। तीसरा मैं कह रहा हूं हीलियम एंड CH4 गैस आर टेकन इन वेट रेशियो 4:1 रेशियो, वेट रेशियो 4:1, 3 पार्ट है ना, ये हम लोगों को बनाना है। और यहां मैं कह रहा हूं टोटल प्रेशर इज P, टोटल प्रेशर आपको P मानना है। क्या मानना है? P। हीलियम गैस CH4 टेकन इन अ कंटेनर, प्रेशर ऑफ हीलियम गैस CH4 गैस, ये सब आपको निकालना। पहली बार मैं कर रहा हूं इक्वल मोल टेकन, दूसरी बार में इक्वल वेट टेकन, अब तीसरी बार में हीलियम गैस एंड CH4 गैस आर टेकन इन वेट रेशियो 4:1। 4:1 के वेट रेशियो है, तब क्या होगा, ठीक है ना। तो एकदम एक एक लाइन का हम लोग करते हैं ना। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट हम सोल्व करने जा रहे हैं सॉल्यूशन, और सबसे पहले पहला पार्ट की बात कर रहे हैं ना, इक्वल मोल। इक्वल मोल अगर दिया है तो तुम्हारा मन है तो NN मोल मान, लेकिन NN मत माना करो, हमेशा 1 मान लिया करो, फायदे में रहोगे ना। 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, जो मन करे सो मान, है ना, जो मन करे सो मान, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट 1 मोल ऑफ बोथ प्रेजेंट, 1 मोल ऑफ बोथ प्रेजेंट, 1 मोल ऑफ बोथ, दोनों कैटेट मोल, लेट 1 मोल ऑफ बोथ प्रेजेंट, दोनों कैटेट मोल मैंने मान लिया, ठीक है। तो हम निकालते हैं, तो प्रेशर ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा बच्चा, टोटल प्रेशर P दिया हुआ है, और ला लगाते हैं इनटू मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अपना बाय टोटल, और अगर टोटल मोल, अगर दोनों का मोल 1 है तो अपना मोल 1, टोटल को 1 + 1 2 हीलियम हो गया था। चलिए PCH4 कितना हो जाएगा बताइए, P × 1/2, क्योंकि CH4 का भी 1 मोल है और टोटल मोल 1 + 1 2 हो जाएगा। अब P हीलियम बटा PCH4 क्या हो जाएगा, कटा लीजिए, सीधे 1 आ जाएगा। देखिए दिख रहा है साफ साफ, दोनों सेम सेम, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पहला पार्ट में तीनों हमने निकाल लिया, नहीं निकाल लिया, तीनों हमने निकाल लिया, जब हमने क्या लिया था, इक्वल वेट लिया था। क्या लिया था? इक्वल वेट लिया था, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं बच्चा, ठीक है। अब दूसरी बार में कह रहा है ना इक्वल वेट टेकन, इक्वल वेट, इक्वल वेट में जो मन करे सो वेट लो, तुम्हें ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 15 ग्राम, 16 ग्राम, जो मन कर रहा है सो लो। मैं कह रहा हूं जो मन कर रहा है सो लो। तो हम लोग मान लेते हैं लेट 1 ग्राम बोथ टेकन, दोनों को हमने कितना कितना ग्राम ले लिया, 1 ग्राम ले लिया, है ना। अब जल्दी से मोल निकाल लो, तो मोल ऑफ हीलियम कितना आ जाएगा, 1/4, मोल ऑफ CH4 कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो, यहाँ से 1/16, समझ गया कि नहीं समझ गया, दोनों का मोल निकाल लिए। अब प्रेशर ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा बताओ, P × 1/4, 1/4 + 1/16 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यही आएगा ना। अब इसको थोड़ा सा तुमको सोल्व करने का क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कैसे इसको सोल्व करेंगे, है ना। कैसे सोल्व करेंगे तो मैं आगे इसी को लिख दे रहा हूँ, प्रेशर ऑफ हीलियम। नीचे वाला टर्म को सोल्व कर सकते हो कि नहीं सोल्व कर सकते, है ना। ये 16 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो P × 1/4 × 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ। ये सबसे ऊपर चला जाएगा, अब यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, 4, ये 5 और 1 5 आ जाएगा, है ना। अब बताओ, अब ये मत करना कैसे किए, तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम इसको कटा लो यार, है ना। तो ये हमारा कितना आ जाएगा जब हम बताओ, हाँ, ये हम लोगों का आ जाएगा P × 4/5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, P × 4/5। समझ गया कि नहीं समझ गया, ना। ये प्रेशर ऑफ हीलियम आ गया बच्चा, ठीक है। अब उसी तरह से इसी पार्ट में ना, तीसरा पार्ट में बाद में बताऊंगा यार अभी, ना। अब मैं अगला पार्ट नहीं बना दूं पहले, ना। अब प्रेशर ऑफ CH4 अगर इसी में हम निकालेंगे यार, तो टोटल प्रेशर 1, अपना मोल कितना हो जाएगा CH4 का, जब मुझे बताइए 1/16, 1/16 + 1/4, इसको भी तुम सोल्व कर लो यार, तो ये P × क्या आ जाएगा, 1/5 सोल्व कर लो यार, इसमें सोल्व करना, सोल्व करोगे 1/5 आ जाएगा बच्चा, ठीक है। ये आसान है, 2 पार्ट हो गया। हम तीसरा पार्ट में चलते हैं, PCH ये पहला, दूसरा और तीसरा हम लोग ये निकालना था, P हीलियम बटे PCH4 को भाग दे दो यार, तो P × 4/5 और P × 1/5, 5 5 कट जाएगा, तो 4:1 आ जाएगा यार, है ना। तीनों पार्ट हमने कर लिया, है ना।
तीनों पार्ट का सॉल्यूशन हो गया है ना। अब हम लोग आखिरी पार्ट में चलते हैं। आखिरी पार्ट में हम लोग चलते हैं, तीसरा पार्ट हम लोग यहीं पे सोल्व कर रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा पार्ट का क्वेश्चन है ना हमने लिया था। तीसरा पार्ट अगर मैं सोल्व करने जा रहा हूं, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। तीसरा पार्ट में था हमारा है ना, हीलियम एंड CH4 इन वेट रेशियो 4:1। 4:1 के वेट रेशियो में था, है ना। तो अब 4:1 के वेट रेशियो में है, तो अपने मन से एक कप मानिए 4 है, 4 लिखे ना, 4:1। अब जैसे 1 इक्वल था तो 1 माने थे, 4:1 है तो एक को 4 मानिए, तो 1 मानिए, तो लेट हीलियम 4 ग्राम। और तो CH4 क्या हो जाएगा, CH4 1 ग्राम हो जाएगा। CH4 कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, CH4 1 ग्राम हो जाएगा, 4 ग्राम आएंगे, ठीक है। अब हम लोग सोल्व करना, बस फटाक से सोल्व करेंगे, खत्म हो जाएगा एक लाइन, ठीक है ना। तो अब मोल निकाल लीजिए फटाक से। मोल हीलियम का कितना हो जाएगा, 4/4 बराबर 1, समझ रहे हैं। मोल CH4 का कितना हो जाएगा, 1/16। हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। अब जल्दी से आप प्रेशर ऑफ हीलियम निकाल लीजिए। तो टोटल प्रेशर P × 1/16 वही है भाई, हाँ। अब बताइए इसको हम कैसे सोल्व करें। तो हमारा हो जाएगा P 16/17, ये हम लोग आ जाएगा हीलियम का। उसी तरह से ये है। अब PCH4 अगर हम निकालेंगे बच्चा, ये हमारा क्या हो जाएगा, P 1/16, टोटल 1 + 1/16। तो अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P, है ना, 1/17। सोल्व करके देख लीजिए, 1/17 आएगा। तो देखिए हमने इसका प्रेशर निकाल लिया, इसका प्रेशर निकाल लिया। जब दोनों का प्रेशर निकाल लिए तो दोनों का प्रेशर का रेशियो भी निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे वो भी निकाल लेंगे आराम से। तो हमने इस तरह के छोटे मोटे सवाल किस पे आते हैं, डाल्टन्स लॉ पे आते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब ढेर सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं और इसी तरह के आते हैं। तो इसी तरह का क्वेश्चन मैंने क्या किया है, आपको करा दिया, ठीक है बच्चा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। पहले डिफ्यूजन देख रहे हैं। डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन का मतलब होता है फ्लो फ्रॉम हायर concentration to lower concentration, flow from higher concentration to lower concentration, समझ रहा। मतलब जैसे इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कमरा में कहीं हमने एक अगरबत्ती जला दिया, तो अगरबत्ती का धुआं पूरे में क्या होता है, फैल जाता है। क्योंकि अगरबत्ती से जो खुशबू निकलती है धुएं से, वो अगरबत्ती के पास ज्यादा होती है, कमरे के दूसरे साइड में नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होता है, पूरे में फैल जाता है। क्योंकि वहां पे ज्यादा है, जहां से निकल रहा है जल रहा है अगरबत्ती, वहां ज्यादा धुआं है, बाकी नहीं, तो धीरे धीरे फैल जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अब इसी का एक और भाई होता है, डिफ्यूजन का एक भाई होता है जिसमें लोग इफ्यूजन बोलते हैं। इफ्यूजन बोलते हैं, इफ्यूजन। अब इफ्यूजन क्या होता है, फ्लो फ्रॉम कंटेनर, फ्लो फ्रॉम कंटेनर थ्रू अ स्मॉल ओरिफिस। अगर कहीं कंटेनर से कुछ निकल रहा है ना, जैसे मान लीजिए कंटेनर है, कंटेनर में गैस है ना, और एक स्मॉल ओरिफिस है ना, ओरिफिस मतलब कोई स्मॉल होल है जहां से गैस ऐसे निकल रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इफ्यूजन बोलते हैं। तो चाहे डिफ्यूजन हो चाहे इफ्यूजन हो, गैस क्या होता है, बाहर फैलता है। इफ्यूजन में क्या होता है, कमरे से गैस बाहर आना, डिफ्यूजन में कमरे में गैस को फैल जाना, समझ रहा। तो ये हमारा इफ्यूजन डिफ्यूजन होता है ना, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे गैस निकल के फैल रहा है और डिफ्यूजन में कहीं हमने कमरे में अगरबत्ती जला दिया, पूरे में गैस फैल गया, तो डिफ्यूजन इफ्यूजन है। दोनों में एक ही चीज है, गैस का क्या होता है, फ्लो होता है हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और कोई अंतर नहीं होता है।
ठीक है बच्चा। अब हम लोग डिफ्यूजन समझ गए। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हम लोग का ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है। तो ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कहता है, समझ रहा है, कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है आर बराबर के पी अंडर रूट एम, है ना, यही हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। दिस इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। आप लोग चाहे तो लिख लीजिएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। प्रेशर के डायरेक्टली और मोलर मास के इनवर्सली, स्क्वायर रूट के इनवर्सली, यही क्या है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। स्टेटमेंट तो समझ ही रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, यही हमारा क्या है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और ये हमारा क्या होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, दिस इज रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो रेट मतलब क्या, गैस फ्लो कर रहा है तो कहीं से गैस निकल रहा है ना। तो रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमारा क्या होता है वॉल्यूम बटे टाइम और होता है मोल बटे टाइम, मोल बटे टाइम। मतलब किसी भी कंटेनर से कितना गैस का वॉल्यूम निकल गया है, गैस का कितना मोल निकल गया, यही चीज है ना। गैस से अगर गैस का वॉल्यूम आधा गैस उसमें से निकल गया तो आधा मोल गैस उसमें से निकल गया। तो चाहे मोल कहो चाहे वॉल्यूम कहो एक ही बात है। तो रेट का हम डिफाइन कैसे करें, रेट का मतलब है ना ये ग्राम्स का ये, दिस इज ग्राम्स लॉ। और ये रेट का मतलब बाकी रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या मतलब है, कितना मोल ऑफ गैस डिफ्यूज कर गया फैल गया, या कितना वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है फैल गया। तो चाहे वॉल्यूम में डिफाइन करो चाहे कैसे डिफाइन करो, मोल में डिफाइन करो ना। तो पूरा ग्राम्स लॉ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, पूरा ग्राम्स लॉ को अगर हम एक साथ लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि V बाई टी, V हमारा वॉल्यूम है और T हमारा टाइम, कितने टाइम में गैस हमारा फैला है, V बाई टी बराबर के पी अंडर रूट एम और N बाई टी बराबर के पी अंडर रूट एम। ये हम लोगों का ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है। अब अगर हम दो अलग अलग गैस के रेशियो को कंपेयर करें, दो अलग अलग गैस के रेशियो को कंपेयर करें, हाँ, तो रेशियो की अगर हम बात करें तो R1 बाई R2 बराबर क्या आ जाएगा, जरा मुझे बताइए। तो P1 के तो कट जाएगा, P1 बटे P2 और यहाँ पे हो जाएगा M1 और बटे में मोलर मास उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा है उल्टा उल्टा हो जाएगा है ना। ये हमारा क्या है रेशियो ऑफ डिफ्यूजन। या इसी को अगर हम वॉल्यूम के टर्म में करें तो V1 बाई T1 इनटू V2 T2, V1 T1 तो V2 T2 बराबर ही हो जाएगा P1 P2 साथ में M2 M1 ये हो जाएगा। या इसी को मोल के टर्म में हम करें तो क्या हो जाएगा N1 T1 N2 N2 T2 है तो ऊपर चला जाएगा यार T2 बराबर P1 P2 N2 M2 अंडर रूट में। तो ये हमारा रेशियो ऑफ डिफ्यूजन, ये हमारा क्या है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये भी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लेकिन किस टर्म में है, रेशियो के टर्म में। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो दोनों हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है। चाहे इस तरह से करिए चाहे इस तरह से करिए। तो हम आसान सवाल लेंगे, इसको कर लेते हैं, 2-3 सवाल इस पे कर लेते हैं। तो हम लोग का ग्राम्स लॉ भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लॉ मैंने अच्छे से आप लोगों को बता दिया है कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूं, व्हाट इज रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 या हीलियम टू CH4, हीलियम टू CH4 इन सेम कंडीशन। हम पूछना चाह रहे हैं कि रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम टू CH4, मतलब आपसे हम जानना चाह रहे हैं R हीलियम और बटे R CH4 और सेम कंडीशन की बात कर रहे हैं। सेम कंडीशन का मतलब प्रेशर क्या, प्रेशर इज सेम। अगर कंडीशन सेम मतलब प्रेशर भी क्या है सेम है। तो अभी हम इसको जानते हैं कि क्या हो जाएगा, प्रेशर दोनों साइड में क्या लेना है सेम देखो दे दिए हैं।
अगर हीलियम है तो यहाँ पे किसका मोलर मास आएगा, मैं बता चुका है, मोलर मास ऑफ हीलियम जाएगा, है ना। और अगर इधर है तो ऊपर में क्या जाएगा, मोलर मास ऑफ CH4 जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ। और कंडीशन सेम है तो प्रेशर क्या है, कट जाएगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा, √16 और बटे √4, तो कटा लो यार इसको अच्छे से, तो ये क्या आ जाएगा बच्चा, 2:1 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो 2:1 आएगा कि नहीं आएगा। तो R हीलियम बटे R CH4 क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। सारे बच्चे समझ गए होंगे किस तरह से इसको हम लोग करते हैं, है ना। अब एक सवाल और आपको हम इस पे करा देते हैं, ठीक है ना, हम करा दे रहे हैं आपको सवाल इसका, एक और सवाल आपको हम करा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं एक और ले रहा हूं, इफ 10 लीटर ऑफ हीलियम गैस diffused in 10 seconds, what volume of CH4 gas diffused in 40 seconds, ये 40 सेकंड है, 40 सेकंड in same condition, in same condition, ठीक है, सेम कंडीशन। तो चलो सेम कंडीशन है, इसका मतलब सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रेशर इज सेम, प्रेशर सेम हो गया यार। और मैं अभी बता चुका हूं कि R हीलियम और बटे R CH4 क्या हो जाएगा बच्चा, तो मैं लिखा था ये हो जाएगा P मोलर मास ऑफ हीलियम और साथ में मोलर मास ऑफ CH4, ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा। अच्छा, ये हीलियम का रेट क्या होता है, वॉल्यूम बाय टाइम से आप डिफाइन कर सकते हो, तो रेट ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, कितना वॉल्यूम में हुआ है 10 बटे में टाइम भी क्या है 10, तो ये रेट ऑफ हीलियम है V1 T1, दिस इज V1 बटे T1, फिर हम बता दें इधर V2 T2। अब CH4 का वॉल्यूम तो दिया नहीं है, तो हम वॉल्यूम ऑफ CH4 को भी CH4 मान लेते हैं। T2 है, ऊपर आके क्या हो जाएगा 40 सेकंड कह रहा है, V1 बता देना, V1 T1 V2 T2 बता दे बाबा, ऐसे है ना, बराबर ये तो कट ही गया, मोलर मास ऑफ CH4 16 बटे मोलर मास ऑफ हीलियम कितना 4, कटा लो यार इसको, तो ये 2 आ जाएगा बच्चा, आएगा नहीं आएगा। अब इसको आपस में कट जाएगा, इसमें घट जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट वॉल्यूम ऑफ CH4 कितना हो जाएगा बताओ यार, 40 बटे 2 बराबर 20 लीटर। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इस तरह के सवाल भी एग्जाम में आते हैं, तो आएंगे तो आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिएगा। एक हम लोग आखिरी सवाल इस पे कर लेते हैं, आखिरी सवाल एक कर लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछता है, हाँ, वो हम लोग डिफ्यूजन वाला कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिफ्यूजन वाला एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं मिटा दे रहा हूँ, हम लोग डिफ्यूजन के क्वेश्चन करने जा रहे हैं ग्राम्स लॉ में। तो देखिए मैं कह रहा हूं हमारे पास कंटेनर है, हमारे पास है हीलियम गैस और SO2 गैस, हीलियम गैस और SO2 गैस, ये यहां से धीरे धीरे डिफ्यूज हो रहा है, आपसे मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज रेशियो, व्हाट इज, पहला पार्ट में पूछ रहा हूं R हीलियम बटे R SO2, व्हाट इज, 2-3 पार्ट इसमें आपको बताना, R हीलियम बटे R SO2 if helium and SO2 are in equimolar amount, पहला पार्ट आप पूछ रहा हूं, व्हाट इज R हीलियम बटे R SO2 if helium and SO2 are in equimolar amount। दूसरा मैं पूछ रहा हूं R हीलियम बटे R SO2 if helium and SO2 are taken in equal weight लिए, are taken in equal weight, एक साथ कर दे रहा हूं। तीसरा मैं पूछ रहा हूं if helium gas and SO2 gas are taken, SO2 gas are taken
are taken in weight ratio 4:1 are taken in weight ratio 4:1. Find R हीलियम बटे R SO2। हम आपसे जानना चाह रहे हैं R हीलियम बटे R SO2 यानी रेशियो जानना चाह रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास हीलियम गैस और SO2 गैस और पहली बार हमने कितनी मोलर अमाउंट को लिया। अब पहले देखिए यहाँ प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, प्रेशर तो दिया हुआ है नहीं यहाँ पे, तो हम मान लेते हैं लेट P टोटल बराबर P, है ना। प्रेशर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पार्शियल प्रेशर निकालना होता है ना, तो हम मान लेते हैं टोटल प्रेशर P है। कुछ भी तुम मान के कर सकते हो, 1 भी मान के कर सकते हो, ठीक है। मैंने P मान लिया है ना। अब हमको पता है पहला पार्ट में सोल्व करने जा रहा हूं, पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट में सोल्व करने जा रहा हूं। पहला पार्ट इफ लेट मोल ऑफ हीलियम बराबर 1, तो दिस इंप्लाइज दैट मोल ऑफ SO2 कितना आ जाएगा, वो भी तो 1 आ जाएगा क्योंकि क्या है इक्वल मोल दिया हुआ है। देखो इक्वल मोल दिया हुआ है, इसकी मोलर अमाउंट का मतलब सेम मोल है ना। तो लेट हमने हीलियम के मोल को 1 माना, तो SO2 का मोल भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इनकी मोलर का मतलब सेम मोल हो गया, ठीक है। अब R हीलियम अब बटे R SO2 क्या हो जाएगा बताओ, P हीलियम बटे P SO2 और साथ में इधर हो जाएगा मोलर मास ऑफ SO2 और बटे में मोलर मास ऑफ हीलियम, ये ना होगा बच्चा। तो R हीलियम और बटे R SO2 अगर हम ये सोल्व करेंगे तो प्रेशर ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा बताइए, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन 1/2। ये भी क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन 1/2। SO2 का कितना होता है 64 और हीलियम का क्या होता है 4, तो ये कटी गया, ये कटा लीजिए तो क्या आ जाएगा 4:1 आएगा कि नहीं आएगा। पहला पार्ट देख लीजिए मैंने कैसे किया है, इसकी मोलर अमाउंट को मैंने कैसे रिजोल्व किया, आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। क्लियर हो गया सारे बच्चों को, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, मोल से मोल फ्रैक्शन करके ले टोटल प्रेशर P मान के, ऐसे हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे पार्ट में चलते हैं। पहला हम मिटा देते हैं। तो हमने लिया है इक्वल वेट लिया है, तो लेट हीलियम हम लेंगे 1 ग्राम, तो दिस इंप्लाइज दैट SO2 भी क्या हो जाएगा 1 ग्राम। अब मोल हीलियम का कितना हो जाएगा बताइए 1/4, तो मोल ऑफ SO2 क्या हो जाएगा 1/64 होगा कि नहीं होगा बताइए, दोनों का मोल आ जाएगा, है ना। अब जरा ऐसा कर लिया जाए है ना कि मोल फ्रैक्शन निकाल लिया जाए। क्या निकाल लिया जाए, X हीलियम, और इसी को दूसरे पार्ट में मैं सोल्व कराऊंगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम में निकाल लेता हूं, आई बस सोल्व नहीं करूंगा, सोल्व आगे करूंगा, बस कल लिख लेता हूं। तो 1/4 प्लस 1/64 है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 क्या हो जाएगा अपना मोल अब बटे में टोटल मोल, तो 1/4 प्लस 1/64 होगा नहीं होगा। तीन दोनों का भी रखिए साथ में, पहले सोल्व मत कीजिए ना। अब मैं यहां लिखने जा रहा हूं R हीलियम और बटे में R SO बराबर टोटल प्रेशर क्या है P। हमें क्या होता है प्रेशर ऑफ हीलियम यहाँ चाहिए होता, तो टोटल प्रेशर हमने P लिया है। हीलियम का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा बताइए 1/4 और बटे में 1/4 प्लस 1/64। ये प्रेशर ऑफ हीलियम है, ध्यान दीजिएगा। उस तरह R SO2 क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर इंटू अपना मोल फ्रैक्शन, तो 1/64 बटे में 1/4 प्लस 1/64 है कि नहीं है। और यह मोलर मास उल्टा होता है, इधर किसका मोलर मास होता है SO2 का, इधर में किसका मोलर मास होता है हीलियम का होता है। अब देखो ये चीज कट गई कि नहीं कट गई, और PPV कट गई कि नहीं कट गई, ध्यान दो। PPV कट गई और टोटल मोल भी कट गया। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो चलो अब ये 1 ग्राम को मैं मिटा दे रहा हूँ, इस पार्ट को भी मिटा दे रहा हूँ इक्वल वेट को, ना, ताकि इसको मुझे सोल्व करने में आसानी हो जाए। इसी को मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, दिस इंप्लाइज दैट, मिटाने के बाद मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, दिस इंप्लाइज दैट। तो R हीलियम और बटे R SO2 क्या हो जाएगा बताओ। ये 1/4 है और देखो 1/64 है, तो सबसे ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा तो 16 आ जाएगा यार। 1/4 से 1/64 को घटाओगे तो 16 आ जाएगा यार। अच्छा ये √64 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा, तो यहां से भी कटा लो यार, है ना। तो R हीलियम और बटे में R SO2 कितना हो जाएगा बताओ, तो 64 रेशियो 1।
64 रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यार। समझ गए कि नहीं समझ गए, एकदम क्लियर और एकदम आसान है यार हमारा, है ना। दूसरा पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अब तीसरा पार्ट भी मैं फटाक से बना देता हूँ, बस खत्म हो जाएगा हम लोगों का, तुरंत मैं खत्म कर दे रहा हूँ। तीसरा पार्ट है, तो तीसरा पार्ट हम लोग का कह रहा है कि वेट रेशियो 4:1 मिली है। तो लेट हमने लिया लेट हीलियम गैस, ऐसा हीलियम गैस एंड SO2 गैस आर टेकन इन वेट रेशियो, इसको ऐसा कहते हैं 1:4 कर देते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, 4:1 रहेगा तभी तुम वो कर लोगे। मैं इसको 1:4 कर देता हूँ, अभी मैं चेंज किया हूँ लास्ट में, मैंने बिटाया नहीं, 1:4 कर दे रहा हूँ। कैलकुलेशन सिंपल होगा, कॉन्सेप्ट तो कुछ भी रहेगा तो ही जाएगा ना। तो चलो मैं मान रहा हूं लेट हीलियम गैस 1 ग्राम, है ना। हीलियम गैस को मैंने क्या माना है, 1 ग्राम। वेट रेशियो 1:4 है, तो एक को 1 ग्राम मानेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट SO2 गैस कितना हो जाएगा बताइए, 4 ग्राम हो जाएगा। 1:4 है तो पहला 1 ग्राम तो दूसरा 4 ग्राम, पहला 2 ग्राम तो दूसरा 8 ग्राम, जो भी रहेगा उस हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, वो रेशियो है, एक को कुछ मानो तो दूसरा उसी हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, अब मोल निकाल लेते हैं। मोल ऑफ हीलियम क्या आ जाएगा, देखो 1/4 आएगा, नहीं आएगा यार। अच्छा, मोल ऑफ SO2 क्या आ जाएगा बताओ यार, मोल ऑफ SO2 क्या आ जाएगा, जो मुझे बता दो, यहीं से सारे बच्चे ना। तो 4 और बटे 64 कटा लेगा, तो 1 बटे क्या आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। तुम कुछ भी रहेगा कर सकते हो, ठीक है बच्चे। अब यहां से फिर से तुम निकाल दो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, 1/4 प्लस 1/16। मोल फ्रैक्शन SO2 का निकाल रहे हैं 1/16, 1/4 प्लस 1/16, तुम कुछ भी कर लोगे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, चल अब अगर हम यहां निकालते हैं R हीलियम बटे R SO2 लेते हैं, तो हो जाएगा प्रेशर ऑफ हीलियम, प्रेशर ऑफ SO2, मोलर मास ऑफ SO2 और बटे में मोलर मास ऑफ हीलियम। होगा नहीं होगा यार, अब मैं सब मिटाया जा रहा हूं, देखो मोल तक मैं निकाल दिया था, ये सब इस समय मिटाया जा रहा है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब प्रेशर ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, अगर सोल्व किया जाएगा, प्रेशर ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आपको बताइए हीलियम का 1/4 और साथ में 1/4 प्लस 1/16। उस तरह SO2 का प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ SO2 क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर P, मोल फ्रैक्शन कितना, 1/16, 1/4 प्लस 1/16 हो जाएगा, हो जाएगा भाई, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/4 लिखा है, 1/4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो ले लिया जाए, क्या यही रेशियो तो यहाँ भी लेना है, तो यहीं पे हम रेशियो ले लेते हैं। तो अगर रेशियो लेंगे तो P भी कट जाएगा, नीचे वाला पूरा टर्म कट जाएगा और ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट P हीलियम और P SO2 हमारा क्या आ जाएगा, 4/1 आएगा। देखिए तो ये पूरा कट गया और ये 16 सबसे ऊपर चला जाएगा, पता है ना, 16 सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4:1 आएगा कि नहीं आएगा, सारे बच्चे समझ गए होंगे कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट में एक लाइन में कर ही देता हूँ इसको ताकि खत्म ही हो जाए। तो R हीलियम और बटे R SO2 हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ से सब रेशियो निकाल ही लिए हैं, 4 और मोलर मास ऑफ ये हो जाएगा 64 और साथ में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताइए भाई, 4 और साथ में क्या हो जाएगा, 16। अब हमको नहीं लग रहा है किसी बच्चे को दिक्कत होना चाहिए, सोल्व कर लेंगे आप यहाँ पे, आ जाएगा 16:1। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इस तरह से हम लोग ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे सवाल करते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह का छोटा मोटा सवाल वहां पे आता है और इसी तरह से हमको उसको करना होता है। तो अगली बार हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ